हिंदी के वरिष्ठ कथाकार श्री बलराम अग्रवाल की लिखी हुई कहानी सुनिए, यात्रा मदारी सपेरे और सांप। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हरिद्वार जाने के लिए शर्मा दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। तभी उसने देखा कि उसकी कॉलोनी में सड़क बुहारने वाली युवती भी वहाँ खड़ी है। पिछले साल ही उसका विवाह हुआ था। दूर से ही उसकी अनुभवी आंखों ने अनुमान लगाया कि वो 3-4 माह का गर्भ भी पाले हुए है। वो लपक कर उसके नज़दीक पहुंचा और बोला, अरे नीलम, कहाँ जाने को यहाँ खड़ी है? नमस्ते अंकल जी, नीलम बोली। हरिद्वार तक जाऊंगी। कोच नंबर क्या है? रिजर्वेशन नहीं है, उसने कहा। जनरल में जाऊंगी। जनरल में? उसकी हालत के मद्देनज़र आश्चर्य व्यक्त करते हुए शर्मा लगभग डांटते हुए बोला, पागल हुई है क्या? बिना रिजर्वेशन के ही स्लीपर कोच का टिकट ले लेती। शर्मा जानता था कि इस एक्सप्रेस के जनरल कंपार्टमेंट में अच्छा भला नौजवान भी एकाएक आराम से नहीं चढ़ पाता है। ऐसे में पहली बार माँ बनने जा रही है युवती कहीं नुकसान न करा बैठे। नीलम उसके इशारे को समझ गई और शर्मा कर चुप रह गई। एक काम कर, उसे दिलासा देता वो बोला, इस ट्रेन में जनरल के 2 डिब्बे पीछे लगते हैं, चल पीछे चलते हैं। अपनी बात कहकर शर्मा ट्रेन के आने वाली दिशा में चल पड़ा और चलते चलते ही बोला, ट्रेन के आते ही उतरने चढ़ने वालों में घनी धक्का मुक्की होती है। तू उस वक्त अलग खड़ी रहना। मैं पहले जाकर तेरे लिए जगह रोक लूँगा, तू आराम से आना। गाड़ी यहाँ 10 मिनट रुकती है, घबराना मत। जी अंकल जी, नीलम ने कहा और उसके पीछे पीछे चल दी। कॉलोनी में काम करने के चलते उसको पता था कि शर्मा जी इन दिनों अपने बैंक की मेरठ शाखा के मैनेजर हैं। वे सुबह की ट्रेन से रोज़ाना मेरठ जाते हैं और शाम की ट्रेन से घर लौटते हैं, इसलिए उसका यहाँ मिल जाना उसे अप्रत्याशित नहीं लगा। इस बीच ट्रेन के शीघ्र ही प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा की जाने लगी थी। उसे सुनकर नीलम ने अपनी चाल कुछ तेज़ कर दी और वो शर्मा के बराबर जा पहुँची। दौड़ मत लगा, आराम से चल। उसको तेज चलता देख शर्मा बोला, अभी तो बस अनाउंसमेंट हुआ है, गाड़ी आने में देर लगेगी। यह सुनकर नीलम ने चैन की सांस ली और चाल को सामान्य कर लिया। अकेली ही जा रही है? शर्मा ने पूछा। नहीं, वो बोली, छोटी चाची हैं मेरे साथ। शर्मा ने सिर घुमाकर देखा। नीलम से 2 कदम पीछे 40-45 साल की एक और युवती भी चली आ रही थी। किस काम से जा रही हो? चाची के भाई वहाँ एसडीएम हैं। पिछले दिनों दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा किसी शनिवार इतवार को आ जाओ, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह घुमा दूंगा। तो माँ को भी साथ ले जाती हाथों हाथ? शर्मा ने सुझाव दिया। सब एक साथ नहीं जा सकते। क्यों? ऑफिस में लिख कर देना पड़ा है कि मेरी एवज में कॉलोनी को उपहार देंगी। इसी शर्त पर छुट्टी मिली है 2 दिन की, परसों इतवार है ही। शर्मा के गले से निकला। प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे से कुछ पहले वो रुक गया। पीछे आ रही नीलम और उसकी चाची भी वहाँ पहुँचकर रुक गईं। उनके वहाँ पहुँच जाने के कुछ देर बाद ही गाड़ी आती दिखाई देने लगी। प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहे यात्री एकजुट से होने लगे। भीड़ एकाएक घनीभूत हो गई। मेरी बात समझ गई ना? इंजन को नज़दीक आता देख शर्मा ने मुस्तैद आवाज़ में पूछा। हाँ अंकल जी, नीलम ने करारेपन से जवाब दिया और शर्मा के निर्देश के मद्देनज़र जहाँ थी वहीं खड़ी रही। प्लेटफॉर्म पर आकर जैसे जैसे ट्रेन की गति धीमी हुई, वैसे वैसे पुरुष यात्री उसके और नज़दीक सरकने लगे। जैसे ही वो रुकने को हुई, लोग कंपार्टमेंट्स का हैंडल पकड़कर लटक से गए और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उधर ट्रेन से उतरने वाली सवारियों का जोर, तो इधर सीट घेरने की उतावली में चढ़ने वालों का। ना कोई चढ़ पा रहा था और ना ही आराम से उतर पा रहा था। दिल्ली जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसा जंगलीपन। इस हालत में असभ्य नगर भी इस महानगर के लिए छोटी उपमा है। भीड़ भाड़ और आपाधापी से दूर खड़ी नीलम और उसकी चाची ने देखा कि शर्मा बड़ी फुर्ती के साथ एक जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। चढ़ने वाले जब कम लोग रह गए तो वे भी जा चढ़ीं और भीड़ को चीरती हुई शर्मा की ओर बढ़ने लगीं। ट्रेन के उस डिब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ उमड़ आई थी कि पहले से बैठी सवारियों को असुविधा होना लाजमी था। शर्मा जहाँ जाकर रुका वहाँ लंबी वाली आधी बर्थ के बीचों बीच 65-70 साल के गोरे चिट्टे सज्जन पालती लगा कर विराजमान थे। सफ़ेद झक सूती परिधान,
माथे पर लाल चंदन का दीपक की लौ जैसी आकृति का तिलक, चेहरे पर आसपास के सभी लोगों से अलग व्यक्तित्व वाला होने का दर्प। बर्थ के दाईं ओर का हिस्सा लंबा सा एक बैग रखकर घेरा हुआ था। दाएं हाथ की कलाई में फंसा रखी पीले रंग की रेशमी कपड़ों की थैली में रुद्राक्षी माला घुमाते वो ऐसे बैठे थे जैसे उनके आसपास कोई और उपस्थित ही ना हो। बाईं ओर वाली शेष आदि पर 8 से 12 साल उम्र के 3 बच्चे बैठे थे। वहाँ खड़ी भीड़ में सबसे आगे शर्मा था। एक सवारी के बैठने लायक जगह देखकर वो जैसे ही उस बर्थ की ओर बढ़ा, तिलकधारी की बाईं भुजा आसन्न खतरे से चौकस भुजंग सी हवा में खड़ी हो गई, जीभ लपलपाती हुई। उनकी ओर से शर्मा को ये दूरी खड़ा रहने का मौन संकेत था। वो जहाँ का तहाँ रुक गया। इतनी देर में नीलम और उसकी चाची भी वहाँ तक पहुँच चुकी थी। जा बेटी, तू बैठ जा, खाली सीट की ओर इशारा करके शर्मा ने नीलम से कहा। उसके ऐसा कहते ही तिलकधारी की भुजा ने पुनः वही कमाल दिखाया। सीट की ओर बढ़ने को उत्सुक नीलम के कदम भी जहाँ के तहाँ रुक गए। किसी तीसरे की तो फिर हिम्मत ही ना हुई कि उस भद्र पुरुष की ओर बढ़े। परिधान और पूजा पाठ की मुद्रा का सम्मान इस देश के समूचे मानस में प्राकृतिक रूप से समाया हुआ है। उस पर रंग गोरा और उम्र बढ़ी हुई हो तो बात ही क्या है। पीछे से बढ़ते भीड़ के दबाव को सहन न कर पाने के कारण शर्मा को एक कदम आगे बढ़ा लेना पड़ा। उसके घुटने अब बर्थ पर रखे तिलकधारी के बैग से सट गए थे। पूरी बेंच को घेर कर बैठा है, औरतों बच्चों की तरफ भी कुछ देख लेता हूँ। बहुत पीछे खड़े किसी ने गुहार लगाई। कब्जे का युग है भाई, उसकी बात पर कोई दूसरा बोला। बाबाओं का, साहूकारों का, नेताओं का जहाँ कब्जा हो गया वो उनका और उनकी औलाद का। ट्रेन प्लेटफॉर्म से खिसकने लगी। धीरे धीरे उसने गति भी पकड़ ली। इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए। कंपार्टमेंट में दूसरी और सीटें हथियाने की और न हथियाने देने की चिक खत्म होने के बाद माहौल कुछ शांत सा हुआ तो शर्मा ने एकाएक अपने आप से ही बोलना शुरू कर दिया। सरकार ने खूब जोर लगा दिए छुआछूत मिटाने को, लेकिन वाल्मीकियों को लोग आज भी गज भर दूर ही रखते हैं। ये सुनना था कि माला घुमा रहे तिलकधारी ने उसके घुटनों से सट रहे अपने बैग को पीछे खिसका लिया। फिर भी तसल्ली ना हुई तो दाईं ओर से उठाकर उसे बाईं ओर रख लिया। बैग वाली जगह के खाली होते ही शर्मा बिना देर किए सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही तिलकधारी ने अपनी देह को भी कुछ और सिकोड़ लिया और उससे दूरी बनाकर बैठ गया। जगह बनती देख शर्मा बाईं ओर को कुछ और खिसक गया और अपनी दाईं ओर वाली जगह को इशारा करके नीलम से बोला, तू इधर आ जा। खड़े रहकर सफ़र करने में नीलम को खासी असुविधा होने लगी थी। उसके बुलाते ही वो तुरंत वहाँ जाकर बैठ गई। वो बैठी तो उसे कुछ और खुलापन देने की गरज से शर्मा अपने बाईं ओर खिसक गया। वो खिसका तो उसकी देह को उस वाल्मीकि की देह से बचाने की कोशिश में तिलकधारी भी खिसका और कुछ देर बाद जब वो पुनः खिसका तो उसे अपने बाईं ओर देखा। खिसकने को बाल भर भी जगह नहीं बची थी, सो वो सीट छोड़कर खड़ा हो गया। वो खड़ा हुआ तो शर्मा पूरी तरह से बच्चों की ओर खिसक गया और भीड़ में खड़ी नीलम की चाची से बोला, आप भी बैठ जाइए बहन जी। फिर थक हार कर कंपार्टमेंट के फर्श पर ही पसर गए एक दीनहीन से बुजुर्ग की ओर इशारा करके कहा, और उस ताऊ को भी बुला लीजिए। उन 3 बालकों समेत उस सीट पर इस तरह 7 लोग बैठ गए। शर्मा जी तो बहुत तगड़े मदारी हैं। ये सब देखकर प्रफुल्लित मना नीलम सोचने लगी। बिना डुगडुगी बजाए ही ऐसी भीड़ भरी ट्रेन में भी 4 लोगों के बैठने लायक जगह निकाल ली। तिलकधारी ने देखा कि वाल्मीकि उसके बैग पर कोहनी टिकाकर आराम की मुद्रा में आ गया था। आग्नेय नेत्रों से देखते हुए उसने बिना कुछ बोले उसकी कोहनी के नीचे से बैग को खींचा और ऊपर की बर्थ पर रखे सामान पर टिका दिया। उसका पूरा ध्यान अब इस बात पर था कि खिड़की के रास्ते आ रहे हवा के तेज़ झोंकों की वजह से उनकी धवल धोती या कुर्ते का किनारा इस आदमी के कपड़ों से न छू जाए। डिब्बे के हिलने डुलने से होने वाली डगमगाहट से बचने के लिए उसे दोनों हाथों से ऊपर वाली बर्थ को जकड़कर खड़ा होना पड़ रहा था। सो माला फेरना बंद हो चुका था। असुविधा पूर्वक खड़े होने की वजह से टांगें दुखने लगी थीं, इसलिए कभी वो दाईं टांग पर शरीर का बोझ डालता तो कभी बाईं टांग पर। 3 सपोले
पहले से ही खिड़की के रास्ते आने वाली हवा को दूषित कर रहे थे, और अब यह नागराज पता नहीं कहाँ जाकर उतरेगा कमबख्त। वाल्मीकि की ओर देखता हुआ वो मन ही मन सोचने लगा, हरिद्वार तक ही न झेलना पड़ जाए इसका दंश। 1 या सवा घंटे बाद गाड़ी ने परतापुर स्टेशन को क्रॉस किया। शर्मा एकाएक तिलकधारी से बोला, टांगे बदलने का आपका अंतराल लगातार कम हो रहा है महाराज। खड़े खड़े काफ़ी थक गए हैं शायद। आपको औरों का कष्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आपका कष्ट मैं देख पा रहा हूँ। उसकी इस बात पर तिलकधारी ने पुनः आग्नेय दृष्टि से उसकी ओर देखा। छुआछूत मानने की आपकी आदत को भगवान बनाए रखे। उस अग्नि को और ईंधन देता शर्मा बोला। उसने आज कई कमज़ोर यात्रियों को सीट दिला दी। ध्यान से देखिए, आपका बैग ऊपर वाली बर्थ पर टिक जाने भर से 2 मासूम औरतों और एक लाचार बूढ़े को सीट मिल गई। रही बात मेरी, सो मैं ना तो बैग की जगह पर बैठा हूँ ना ही आपकी। इसे तो आपने बच्चों से दूरी बनाए रखने के लिए खाली छोड़ा हुआ था। नो मैंस लैंड। इतना कहकर उस सीट से उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा, अच्छा ईमानदारी से बताइए महाराज कि आप सच में जाप कर रहे थे या बेंच घेरे रखने की नीयत से भगत होने का नाटक कर रहे थे। उसके सवाल पर तिलकधारी गर्दन तान कर किंग कोबरा की तरह खड़ा हो गया, फन को पूरी तरह फैलाकर। चेहरे पर कलौंस उतर आई। नथनों से निकलकर फुफकार जैसी उसकी गर्म सांसें शर्मा के चेहरे से टकराने लगीं, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए उसने कमीज की ऊपरी जेब से निकालकर अपना पहचान पत्र उसके फन के आगे कर दिया। बोला, ये देखिए मेरा ऑफिशियल आई कार्ड, नाम पढ़िए सुधाकर शर्मा, और ये रहा पैदाइशी ब्राह्मण होने का प्रमाण पत्र। यूँ कहते हुए उसने अपने गिरेबान में हाथ डाला और जनेऊ खींचकर क्रोध से सुलग रही आंखों के आगे तान दिया। नाम और जनेऊ देखकर तिलकधारी ठगा सा उसकी ओर देखता रह गया, लेकिन अब कर क्या सकता था। बहस में न उलझकर खाली हुई जगह पर टिकने को जैसे ही तैयार हुआ, शर्मा तुरंत बोल उठा, लेकिन ये जो लड़की बैठी है ना महाराज, ये दलित जाति की है, सफाई कर्मचारी। खड़े रहकर यात्रा करने के कारण तिलकधारी बहुत ज़्यादा थक चुका था। शारीरिक थकान के अलावा शर्मा के झांसे ने भी खासा हताहत कर दिया था। उसे लगने लगा था कि बैठने को तुरंत जगह नहीं मिली तो वो फर्श पर गिर जाएगा। इसलिए शर्मा की बात को अनसुना कर वो फक से बची कुची जगह में फंस गया। अपनी ही जाति का होने के बावजूद विरुद्ध आचरण कर रहा है हरामखोर। सीट पाकर वो वाल्मीकि के बारे में सोचने लगा। पढ़ लिख कर भ्रष्ट हो गया है। जब माला छापा तिलक से चिढ़ने वालों की जमात में शामिल होकर बेहद चालाक और हिंसक जीव बन गया है। सुखपूर्वक यात्रा संपन्न करनी है धर्मानंद, तो इसके दांव पेचों से बचा रहने में ही भलाई है। यकीन मानिए महाराज, शर्मा ने जानबूझकर चुटकी ली, भंगन है वो, मेरी ही कॉलोनी में झाड़ू लगाती है तो हुआ करे। मन में निर्धारित नवीन योजना के अनुरूप तिलकधारी हाथ नचाकर बोला, नहाना तो हरिद्वार जाकर वैसे भी है ही। उसका ये फिलहाल सुख भोगो टाइप का जवाब सुनते ही खड़े हुए अन्य यात्री हल्के से हंसे मुस्कुराए बिना न रह सके। तू अपना आई कार्ड साथ लाई है ना? शर्मा ने नीलम से पूछा। नहीं अंकल जी, नीलम धीरे से बोली। धत, लाई होती तो इन्हें हरिद्वार तक उल्टा लटकाए रखने के काम आता। तिलकधारी की ओर देखते हुए उसने नीलम को डांटा। अब चुप कर। ये सुनकर अपने आप को रोकते रोकते भी तिलकधारी इतनी जोर से शर्मा पर चिल्लाया कि बराबर में बैठी नीलम तो डरकर उछल सी पड़ी। बार बार थोड़ी आता रहूँगा तेरे झांसे में, वो आगे बोला और असुविधापूर्ण ढंग से नीलम के बदन से सटा सटा ही रेशम की थैली में पड़ी माला घुमाने लगा। ट्रेन मेरठ सिटी स्टेशन के दायरे में प्रविष्ट हो चुकी थी और वहाँ उतरने वाली सवारियाँ गेट की ओर बढ़ने चली थीं। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के रुकते ही कंपार्टमेंट के गेट पर एक बार पुनः दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसा जंगली दृश्य बन चुका था। शर्मा मेरठ सिटी स्टेशन पर उतरने वाली सवारियों में जुड़ चुका था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लोग मंथर गति से आगे बढ़ रहे थे। तभी लाइन से निकलकर एक युवक तिलकधारी के नज़दीक आया और उसके दोनों कंधों पर हाथ टिकाकर बोला, झांसा कोई दूसरा नहीं दे रहा ताऊ, खुद आप ही देते आ रहे हैं अपने आप को। सुधार लो खुद को। इस यात्रा में बहुत तरह के मदारी और सपेरे चलते हैं। आपको तो सीट से उठाने का छोटा सा ही करिश्मा दिखाया, अपनी पर आ जाएं तो फूंक मार कर पूरा सांप ही गायब कर देते हैं।
फिर सीधा खड़ा होकर शर्मा की ओर इशारा करके बोला, शुक्र मनाओ कि उसे तरस आ गया आपके बुढ़ापे पर। हम तो रोज ही देखते हैं उसका खेल। बहुत तगड़ा सपेरा है वो। ऐसा भी मंत्र मार सकता था कि आप हठ योग की मुद्रा में जाते हरिद्वार तक। अभी आप सुन रहे थे छुआछूत पर कुठाराघात करती हुई लेखक बलराम अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी यात्रा मदारी सपेरे और सांप। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।